Assalamu alaikum. This is lecture number 4 from chapter number 5 class 9 chemistry and definitely जो टॉपिक आज डिस्कस करना है वो हमारे पास है चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल डायमेंशन कवर करेगा। नंबर 1, आपने इसको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जो चार्ल्स लॉ है वो डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता डेली लाइफ में क्या यूज है, किधर यूज है भाई, और क्यों यूज है। और पढ़ना काफी नहीं है, हमें उससे फायदा भी तो लेना है ना अपने डेली लाइफ में, तो वो भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि जो चार्ल्स लॉ है, सेंटीग्रेड स्केल जो है ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको साबित भी करके दूंगा कि एप्लीकेबल क्यों नहीं है। तो ये किस स्केल के ऊपर एप्लीकेबल है? तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और इसका जो ग्राफ है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। तो इतनी सारी चीजें आपके पास साथ शेयर करने को है, तो डेफिनेटली तौर पर आपको एक वास्ट ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक जो है, नॉलेज जो है वो यहाँ से कवर करने को मिलेगा और आपके तमाम जो भी बोर्ड है आपका, तमाम बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इसके अगर हम नाम की बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई चीज पूछी नहीं जाएगी आपसे, लेकिन फिर भी जैक्स कैलस इसका नेम है जिन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया है। बाकी इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये एक्चुअल में हमारे पास है गैसेस लॉ। जो गैसेस लॉ है उनमें से पहला एक गैस लॉ मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। उस गैस लॉ का नाम क्या था? उस गैस लॉ का नाम था बॉयल्स लॉ। आज जो गैस लॉ मैंने पढ़ाना है उस गैस लॉ का नाम क्या होगा? चार्ल्स लॉ। तो अगर आप गैस लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको 3 से 4 चीजें जो है उनके बारे में तो पता ही होता है। नंबर 1, मैं हमेशा से बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर भी, पिछले वाले के अंदर भी मैंने बात की थी कि हम 4 के बारे में, चीजों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, वी टॉक अबाउट द प्रेशर, वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर, वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम। हम इन 4 चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर में जो मैंने टी यूज किया है वो कैपिटल टी है, और अगर हम फिजिक्स की डोमेन में देखें तो वहां पे जो स्मॉल टी होता है वो टाइम के लिए होता है। तो ये आपने फर्क याद रखना है कि वहां पे जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स वाला टॉपिक पढ़ाया गया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या फर्क रहता है और किस किस के लिए इस्तेमाल होता है। अब कोई भी लॉ है, जैसे कि प्रीवियस लॉ मैंने पढ़ाया उसमें मैंने 2 चीजें आपको कहा था कि इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हमने प्रेशर और वॉल्यूम को डिस्कस किया था, और जब प्रेशर और वॉल्यूम को डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ में, मैंने नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। आज जब मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ इंटरेक्ट करूंगा तो मैं बाकी जो 2 फैक्टर हैं, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो क्या रखने वाला हूं? वो मैं कांस्टेंट रखूंगा, उसको चेंज नहीं करूंगा। समझ आ गई बात? ओके, बाद में मैं चेंज करके बताऊंगा कि इंपैक्ट भी क्या होता है। तो जो चार्ल्स साहब थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने कहा कि देखिए होता इस तरह से है कि ये मेरे पास है जी, एक आप कह लें कुछ भी ले लेंगे। ये मेरे पास एक सिलेंडर आ गया, इस सिलेंडर के अंदर क्या है जी? गैस है, और इसके ऊपर मैंने कुछ वेट रखा हुआ है, ये पिस्टन है, और आप कह लें कि ये मूवेबल है, और इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर गैस है, इस तरह से मौजूद है। और वो जो गैस इसके अंदर मौजूद है, उस गैस को वो नीचे से जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, वो टेम्परेचर है, इस वक्त फर्ज कर लेते हैं कि कोई 40 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट, या आप इसको डिग्री सेल्सियस ना करें, मैं आपको भी बताऊंगा आगे जाकर रीजन। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर है इस टाइम, वो फर्ज कर लीजिए कि कोई 300 केल्विन टेम्परेचर है। 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये है। अब जैसे ही टेम्परेचर जो है इसने 300 केल्विन से कम किया, 300 केल्विन से टेम्परेचर कम करके ये 273 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर ले आता है। मतलब इसने टेम्परेचर को क्या कर दिया? कम किया। तो इसने देखा कि ये जो पिस्टन है ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से किधर आ चुका है? ये नीचे आ चुका है। खतीजा किधर आ चुका है बेटा? ये नीचे आ चुका है। अगर ये अपने ओरिजिनल पॉइंट से नीचे आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है उसके ऊपर इंपैक्ट हुआ है, कोई फर्क पड़ा है। पहले अगर आप गौर से देखें तो इसका जो वॉल्यूम है 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जो V1 है वो ये है, लेकिन जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ, कम हुआ, तो वॉल्यूम भी साथ में क्या हो गया? चेंज हुआ। यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है।
तो इससे हमें एक बात तो समझ आ गई कि टेम्परेचर का वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर मौजूद है। फिर हमें यह पता करना था कि दोनों में रिलेशन कौन सा है, क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए, वो डायरेक्ट रिलेशन है। और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो, वो भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक चीज बढ़े दूसरी कम हो जाए, वो इनडायरेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो कि एक चीज जो है वो कम हुई है, जो टेम्परेचर है हमारे पास, वो टेम्परेचर क्या हुआ है, वो टेम्परेचर कम हुआ है। देखिए T1 जो था वो कितना था टेम्परेचर, और T2 कितना, यानी कि टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये बात मैं बगैर किसी शक के लिख सकता हूं कि जो आपके पास वॉल्यूम होता है वो डायरेक्ट इन रिलेशन होता है किसके साथ, वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट इन रिलेशन में रहेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्ट इन रिलेशन, ये किसके साथ डायरेक्ट इन रिलेशन होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्ट इन रिलेशन टू टेम्परेचर। लेकिन बशर्ते क्या है, शर्त क्या है, शर्त ऊपर मैंने आपको लिख के दिया, कंडीशन मैंने आपको बताई है। क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन ये आ जाएगी। सबसे पहले तो आपने जो लॉ होता है ना उसकी हमेशा क्या होती है, गैस के लॉस पढ़ रहे हैं ना, चार्ल्स लॉ है, तो चार्ल्स गैस लॉ यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे। तो सबसे पहले आपने लिखनी है स्टेटमेंट के बाद आपने लिखनी है कि कुछ कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फिर आपको ये बतानी है यहाँ पे कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। वो आपने बताना है कि दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं रखता तो क्या होगा, देखो मैंने टेम्परेचर कम किया और टेम्परेचर का कम करते हुए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैंने जब ज्यादा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रख दूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूंगा तो इसलिए इन दोनों को आपने क्या करना है, कांस्टेंट करना है। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है वो मैंने 273 डिग्री 300 से 273 पे लेके आया और मैंने ऊपर जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर लगा रहा हूं इसको मैंने बड़ा कर दिया, तो क्या होगा, वो थोड़ा हो जाएगा प्रेशर के बढ़ते ही। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के से भी इंपैक्ट होगा, तो इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे। अब हम एक और चीज के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज अ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या है, देखिए केल्विन स्केल की अगर हम बात करें ना तो केल्विन स्केल इस लॉ के लिए तो बहुत ही आप कह लें कि इसके बगैर जिसको कहते हैं ना चूली दामन, एक लफ्ज पढ़ा होगा आपने, ये उसका ये वाला साथ है एक दूसरे के साथ, राखी बंधन का साथ है एक दूसरे के साथ। तो अब ये केल्विन स्केल आप पढ़ लीजिए, केल्विन स्केल का तो देखो नॉर्मली तौर पर क्या होता है कि मैं कहता हूं कि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि ये एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल में। अब जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, ये केल्विन स्केल के ऊपर 273 केल्विन के इक्वल होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बेटा जी इसका जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल के ऊपर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो सेल्सियस स्केल के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया कौन सा स्केल, दिस इज द सेल्सियस स्केल। और ये मेरे पास कौन सा आ गया, ये मेरे पास आ गया केल्विन स्केल। तो मैं एक मिनट छोटी सी ब्रेक लेके सब बच्चों को बताना चाहूंगा कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये पोस्टेड वीडियो जो है वो देख रहे हैं तो उनको बता दें कि ये एक क्लास हो रही है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि हमारे पास क्या है, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखी है। ठीक है, अगर आपको भी किसी टॉपिक में या कोई लेक्चर वगैरह लाइव आप हमारे साथ आना चाहते हैं, क्लास जो है वो ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी एकेडमी ऑनलाइन एकेडमी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिए 0302776296 ठीक है। तो जो आपका नया सिलेबस आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो वो नया सिलेबस के लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग फेडरल वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर अप हो जाएगा इसी एकेडमी में। और हमारी जो है वो एक प्रॉपर टीम काम करती है, तो इसलिए आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई बात, ओके चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, तो मैंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल जो है वो 273 केल्विन के इक्वल है, गौर से सुनना है ठीक है। और यहाँ पे 100 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो इस पे किसके इक्वल आएगा, वो 373 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। तो ये चीज आपको समझ आ गया कि मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल आ जाएगा, समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए अगर मैं बात करूं कि -273 केल्विन की, तो -273 केल्विन तो तभी आ पाएगा जब आपके पास सेंटीग्रेड स्केल में, अब यहां पे गौर से देखो कि मेरे पास जब 0 डिग्री सेल्सियस था
जब मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस था, इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूं, दोबारा से शुरू करते हैं। जब मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस था तो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में किसके इक्वल आया? वो आया 273 केल्विन के। अब फिर मैंने कहा कि जब मेरे पास 373 केल्विन हुआ तो ये कितने इसमें हिस्सों का फर्क आया? मैंने कहा 100 का फर्क इधर आ गया, 100 का फर्क इधर आ गया, मतलब इधर का 1 सेंटीग्रेड इधर के 1 नंबर में फर्क इक्वल आ रहा है। अब अगर मैं इसको 273 केल्विन को 0 केल्विन पे लेके जाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को ये वाला जो टेम्परेचर है ये मेरे को लेके जाना पड़ेगा 0 के बाद -1 -2, तो -273 डिग्री जो सेल्सियस है ना, वहां पे ये मेरे को क्या करना पड़ेगा? लेके जाना पड़ेगा। बात समझ में आई है ना अब आपको कि एक तरफ सेल्सियस स्केल है, दूसरी तरफ है आपके पास केल्विन स्केल। तो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन स्केल में 273 केल्विन के इक्वल है, ठीक है। और यही क्या है? यही मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। और जब हम वापस जाएंगे, मतलब 273 केल्विन से 0 केल्विन पे जाऊंगा तो इसका मतलब मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ेगा। होप सो ये चीज आपको समझ आ चुकी है। अब ये जो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ये आपने याद रखना है कि प्रैक्टिकली इस लाइफ में, इस दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है। आकाश गंगा में हो सकता है, आउट ऑफ द यूनिवर्स हो सकता है, जहां पर मैंने आपको फिक्स्ड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो वहां पे क्वाइट पॉसिबिलिटी है इस टेम्परेचर की, लेकिन वो इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इम्प्रैक्टिकल टेम्परेचर है, इसको इम्प्रैक्टिकल टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं? इसको भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक, अब देखे ना, ये मेरे पास है गैस, इस गैस जो है ये यहां पर मेरे पास इस कंटेनर के अंदर मौजूद थी। अब कंटेनर के अंदर गैस मौजूद थी, उसका एक वॉल्यूम भी था। जैसे मैंने टेम्परेचर कम किया उसका वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर और कम करूंगा वॉल्यूम और कम हो जाएगा। लेकिन अब देखें, जैसे ही मैंने टेम्परेचर जो है वो मैं कम करता जाऊं, अगर मैं टेम्परेचर कितना कम कर लूं, मतलब अगर लेट सपोज दैट कि मैं टेम्परेचर जो है वो ये 273 जो केल्विन है, यहां से मैं टेम्परेचर कम करता करता 0 केल्विन पे ले आता हूं ना, तो ये पता क्या कहता है, ये स्केल क्या कहता है? ये कहता है कि 0 केल्विन पे लाने पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने 13 बनाए थे। तो ये कहते हैं कि भाई 0 केल्विन के ऊपर आओगे ना तो इसका जो मैस होगा ना, जो वॉल्यूम होगा, वो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे को बताओ, अगर मैं टेम्परेचर कम करता जाऊं तो क्या वाकई में ये गायब हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स? अब मुझे खुद बताओ, जरा प्रैक्टिकली सोच के बताओ, क्या पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं तो ये कहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो खत्म हो जाएगा? तो वॉल्यूम कभी नहीं खत्म हो सकता। इनफैक्ट ये जरूर हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाए, इस तरह से बहुत ही क्लोज आ जाए, लेकिन फिर भी बेटा अगर आप गौर से देखें तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही होगा, राइट ना? होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या ये जो मेरे पास 0 केल्विन है, क्या इसको अचीव करना पॉसिबल है? तो हम कहेंगे इसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इसी को हम नाम देंगे एब्सोल्यूट जीरो का। दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो, जो आपको याद रखना है कि ये कैसे अचीव होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो इस तरह से अचीव होता है। ओके, अब मैं कमेंट चेक करो जल्दी से, या डिस्क्रिप्शन ऑन करो, जल्दी करो यार। वहां पर ना आपको एक लिंक में दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करो और उस चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको सारी अपडेट्स वहां पे मिलेंगे हमसे रिगार्डिंग। जल्दी करो अभी, उसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करो, अभी करो यार। मनहूस तूने लाइक नहीं किया अभी, जल्दी कर लाइक। अब इधर देखो, एब्सोल्यूट जीरो समझ आ चुका है आपको कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? के एक इम्प्रैक्टिकल टेम्परेचर है जो अचीव नहीं हो सकता, और वो इस टेम्परेचर पे होगा क्या? अब हमें इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला काम जो यहाँ पे सीखना है वो है सेल्सियस को केल्विन स्केल में चेंज करना आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि सेल्सियस को केल्विन स्केल में अगर चेंज करना है तो क्या है? देखो, अगर मैं कहता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल है, तो इसका मतलब स्केल कुछ इस तरह से नहीं बनेगा कि अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो मैं यहां पे लिखूंगा ये मेरे पास सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273, मतलब अगर मैं सेल्सियस में 0 डिग्री पर हूं तो C की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं और साथ में 273 आता है, तो फिर क्या आंसर आएगा? 273 आ जाएगा केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्सियस को केल्विन स्केल में चेंज करने के लिए आपको इस फार्मूला का होना चाहिए, T = C + 273 वाला फार्मूला। अब मैंने आपकी बेस बना दी है,
अब हम इसके ऊपर इमारत बिल्ड करना शुरू करते हैं और हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर केल्विन भाई साहब जो कहते हैं और इनके मुताबिक ये एब्सोल्यूट जीरो पॉसिबल भी नहीं है, जो कि पता है हमें, तो फिर इस बंदे को इतनी अहमियत देने की क्या जरूरत है ना? सोचने की बात, इस टुल्ले को इतनी अहमियत क्यों दें? क्योंकि ये जो टुल्ला है, ये टुल्ला के बगैर इस चार्ल्स लॉ का कोई भी अता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जरा सेल्सियस स्केल के ऊपर चार्ल्स लॉ करके देखता हूं, क्या सेल्सियस स्केल पे चार्ल्स लॉ लगता है? तो जरा देखिए इधर, मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस, मेरे पास क्या है जी? वॉल्यूम ऑफ गैस है। अब मेरे पास ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये आपने याद रखना है, ये क्या है? मेरे पास है 548 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस है। और फर्ज कर लीजिए कि टेम्परेचर जो है वो इस टाइम है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब एक तरफ में सेल्सियस में लिख दें, यहां पे सेल्सियस में मैं आपको टेम्परेचर बता रहा हूं, समझ आ गया आपको? ओके। अब जैसे ही टेम्परेचर जो है वो मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से जब 2 डिग्री सेल्सियस होता है तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो 5। अच्छा, इसको मैं जरा आपको एक और तरीके से बताता हूं। देखिए, ये चीज आपने याद रखनी है कि जब टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री सेल्सियस या तो बढ़ेगा या कम होगा। मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस था, उससे वो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, या 2 डिग्री से 1 डिग्री के ऊपर आ गया। मतलब या तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ा या टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। तो टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने से जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, जो पहला वॉल्यूम होगा, उसमें बेटा 1/273 गुना फर्क आएगा बस। अब ये दोबारा से बात सुनिए, मैंने क्या बोली? मैंने बोला कि जब हमारे पास ये गैस का सिलेंडर है, इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 1 डिग्री बढ़ा दिया। मतलब मेरे पास फर्ज कर लो कि 2 डिग्री था पहले, मैंने 3 डिग्री कर दिया। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मुझे पता है वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा उसका नहीं पता। उसका हमें यही बुक पता बताती है, ये कहती है कि जब आप टेम्परेचर 1 गुना बढ़ाओगे, उसके नतीजे में क्या होगा कि जो वॉल्यूम था उसका पहला, उस वॉल्यूम का 2/73 हिस्सा बढ़ जाएगा। अब देखो, तो मैंने बताया कि 1 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या था? वो था 548, सही है। इसका 273 पार्ट कितना निकलेगा? तो मेरे को तो खुद नहीं पता, करके देखते हैं। तो कितने पे करें यार? 2 से कर लें, या 273 को 2 से मल्टीप्लाई करो। हाँ जरा, 273 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6, अच्छा 14, 4 1 आ गया, 2 2 4 5 46। यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस जो है, अगर आप गौर से देखें तो अगर हम 273 को करते हैं तो ये तो भाई साहब इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन चेंज करके दे रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 5 जब आपके पास 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, ये आपने याद रखना है, ये कब आएगा? ये आपके पास आएगा 0 डिग्री सेल्सियस के। गाइस, मेरा ख्याल ड्रॉप हो गया था बेटा, वीडियो जो था दरम्यान में स्टॉप हो गया, मैं कुछ आगे भी बता गया, तो मैं अब दोबारा से देखता हूँ उसको। देखो, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 548 वॉल्यूम जो है, ये मैंने कैलकुलेशन ली है। फिर मैंने ये कहा कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसके नतीजे में यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा। तो मैंने कहा वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे? तो हम क्या करेंगे, उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा ना, उस ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा बढ़ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 548 था। उसका 273वां हिस्सा अगर आप निकालें तो उसका 273वां हिस्सा निकलेगा। मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये ऑलमोस्ट 2 निकल के आएगा, अगर आप कैलकुलेटर से भी करते हो, क्योंकि 546 इसके करीब आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा बढ़ना है ना, तो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा 2 है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम के 273वें हिस्से को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट किसके इक्वल? शायद ये आ जाएगा 550 के राउंड अबाउट जो है वो निकल के आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब आपने क्या करना है, अब आप यहां पर एक और चीज करोगे,
वो है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन जरा करके देखिए कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसा कि देखो क्या सेल्सियस स्केल में ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं 548 जो है इसको डिवाइड करता हूं 1 डिग्री सेल्सियस से, तो आंसर आ रहा है 548। ठीक है, अब देखो जरा इधर एक सेकंड रुको, जरा यहाँ पे आ जाओ वापस। मैंने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्ट इन रिलेशन विद टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम का डायरेक्ट इन रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ, मतलब V इज डायरेक्ट इन रिलेशन टू T। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी खत्म करूंगा तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू के टी, है ना जी। इसका मतलब अगर मेरे को K चाहिए तो मेरे पास K आ जाएगा V डिवाइडेड बाई T। अब आपको ये पता है कि जो K है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और V और T में बेशक चेंजेस आती रहे क्योंकि दोनों एक दूसरे के इंपैक्ट को जाहिल कर देंगे। तो देखिए जरा, यह है सेल्सियस स्केल के ऊपर। अब सेल्सियस स्केल में देखो 550 हो गया, 550 के साथ जब टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा तो आंसर जो है वो जनाब कितना आ जाएगा, ये 25 आ गया, मतलब 500 का कितना 250 आ गया, और इसका 25 आ गया, 250 और 25 275। अब आप मुझे खुद बताएं जरा कि जैसे ही टेम्परेचर जो है वो बढ़ा 1 डिग्री से 2 डिग्री के ऊपर, तो देखो जो आंसर रिजल्ट आया, जो के की वैल्यू आई है वो चेंज नहीं होगी, 548 से 275 होगी। इसका मतलब क्या, जो हमारे पास ये लॉ है, जो चार्ल्स लॉ है, जो चार्ल्स ने दिया है, क्या ये सेल्सियस स्केल को एप्लीकेबल किया, नहीं किया। अगर एप्लीकेबल करता तो भाई अगर इधर 548 आ रहा है तो इधर भी 548 आता, क्या हुआ, नहीं हुआ। अब इसके ऊपर केल्विन स्केल पे अप्लाई करके देख लो एक बार। तो हम केल्विन स्केल के ऊपर कैलकुलेशन करके मार के देखते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन मार के देख लेते हैं। कैलकुलेशन में आ गया 548, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम है ना, तो पहला वॉल्यूम आ गया 548 डिवाइडेड बाय जनाब केल्विन स्केल पे कितना है 274। फिर दूसरा है हमारे पास 550, केल्विन स्केल है 275। इसका आंसर निकालो, 274 को मल्टीप्लाई करो, 274 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 2 8, 7 4 18, और ये आ गया 548। इसका मतलब आंसर जो है वो 2 आ गया। जब नीचे वाले को हम हल करेंगे 275 को 200 मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिया कि जब मैंने केल्विन स्केल की कैलकुलेशंस ली हैं तो केल्विन स्केल्स की कैलकुलेशन लेके ये इसका जो आंसर है, जो के है, वो क्या निकल के आया, वो कांस्टेंट निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो चार्ल्स लॉ है ये एप्लीकेबल कहां पर होगा। क्या ये एप्लीकेबल सेल्सियस स्केल में है, सेंटीग्रेड स्केल में है, नहीं। अगर एप्लीकेबल होता यहाँ पे, जैसे मैंने 1 और 2 लिखा था इस फार्मूला के मुताबिक, तो फिर के की वैल्यू कांस्टेंट आती ना, क्या निकली, नहीं निकली, वो चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट आई। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब हम इसका ग्राफ की तरफ चलते हैं। इसका ग्राफ हमें मिलेगा कैसे, इसका ग्राफ देखें जरा। मेरा व्हाइट बोर्ड ना खराब होता है एक्चुअल में, इसलिए मैंने एक टी शर्ट रख ली है भाई। मेरे पास यहाँ पे डस्टर्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है, बट उससे थोड़ा खराब रहता है, मतलब साफ नहीं आता इस वजह से। अब इधर देखिए आगे, हाउ सो ये समझ आ चुका होगा आपको। तो सबसे पहला ग्राफ आपने किसके दरमियान में बनाना है, आपने बनाना है जनाब वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे ना, आपको बेटा जी एक सीधी लाइन जो है वो इस तरह से मिल जाएगी, याद रखिएगा। ये मान लीजिए कि मेरे पास V1 और T1 के ऊपर ये लाइन मिली। मान लो कि मैंने जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया। अब जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो याद रखना जो अगला ग्राफ बनेगा वो इस तरफ बन जाएगा, आई थिंक आउटसाइड। वो जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल बनेगा, वो भी सीधा ग्राफ जो होगा बनेगा, वो भी सीधा बनेगा, लेकिन उस ग्राफ का ट्रेंड आप देखें तो ग्राफ का ट्रेंड जो है वो किस तरफ थोड़ा सा जाएगा, वो थोड़ा सा V की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ग्राफ बनेगा वो भी सीधा बिल्कुल इसी तरह के, लेकिन वो किसकी तरफ मूव होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ये वॉल्यूम की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ग्राफ की शिफ्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक और ग्राफ आपको बढ़ाते हैं। अब वो ग्राफ जो है वो एब्सोल्यूट जीरो के साथ कनेक्ट करके दूंगा। ग्राफ क्या कह रहा था, यहां पे जरा देखो, ये मेरे पास आ गया जनाब जीरो वाला पॉइंट आ गया,
ये मेरे पास आ गया 22.322 डेसीमीटर क्यूब कर लो। ये मेरे पास आ गया 50, ये मेरे पास आ गया 75, ये मेरे पास आ गया 100 और ये मेरे पास आ गया 120 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर केल्विन स्केल के ऊपर हमने लेना है, क्योंकि मैंने साबित किया कि केल्विन स्केल के बगैर तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम वाला साइड, ये मेरे पास आ गया टेम्परेचर वाली साइड। तो टेम्परेचर वाली साइड ये मेरे पास आ गया 0 डिग्री केल्विन, ये मेरे पास आ गया जनाब कुछ कर लो यार, मतलब 50 डिग्री केल्विन, 75 डिग्री केल्विन। तो फर्ज कर लो इट इज 273 केल्विन, इट्स 290 केल्विन। मैंने फर्जी वैल्यूज ली हैं, लेकिन मेरे को जो पॉइंट समझाना है वो कुछ और है, तो इस वजह से ली है। अब यहाँ पे देखो, हमने पढ़ा था कि जो ग्राफ बनेगा वो सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि जो v ओवर t जो है, जो v ओवर t वो क्या रहेगा? वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो तो सीधा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब जैसे जैसे ये कुछ बन गया आपके पास ग्राफ, समझ आ गई बात? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया वॉल्यूम भी बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, कोलाइड करेंगे, दूर चले जाएंगे, तो दूर होते चले जाएंगे। तो देखो जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे देखो टेम्परेचर हाई है ना, और उसका वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी काफी क्या हो गया? हाई। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि मैंने टेम्परेचर तो मैं 0 केल्विन के ऊपर ले आया हूं, लेकिन क्या गैस का वॉल्यूम है? भाई बिल्कुल है ना। 0 केल्विन पर भी गैस का वॉल्यूम है कि नहीं है? बताइए जरा सोच के। तो फिर अगर मुझे ये बताएं, क्या ये ग्राफ में प्रॉब्लम आया है कि यहां पे सेल्सियस में प्रॉब्लम है, ये के में प्रॉब्लम है? जल्दी से कमेंट करो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पे जो टेम्परेचर लिया है मैंने, अगर आपको स्टार्टिंग पे याद हो तो मैंने कहा था कि 0 जो आपके पास केल्विन है वो इक्वल होगा -273 डिग्री सेल्सियस के। इसका मतलब क्या हुआ? फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि 0 केल्विन जो है ये अब 273 केल्विन के ऊपर जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। भाईजान वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। क्या वॉल्यूम 0 हुआ? नहीं, अभी भी वॉल्यूम जो है वो 22 है। इसका मतलब जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो केल्विन में नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन पे ये होना था। इसका मतलब टेम्परेचर अभी मैंने जो लिया था वो सेल्सियस में था। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको ये बताना था कि ये देखो, ये बैक साइड जब 0 से इधर आऊंगा तो ये माइनस में आएगा। अब माइनस में आएगा तो यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे कहीं पे -273 डिग्री सेल्सियस भी आएगा। -0 के बाद -1 -2 तो करते करते -273 भी आएगा। इसी टेम्परेचर के ऊपर जाके ये वाला जो वॉल्यूम होगा गैस का, तो देखो ये क्या हो गया? ये 0 होगा। क्योंकि देखो ना, अगर यहाँ पे 22 है, यहाँ पर वॉल्यूम होगा 10, यहाँ पर वॉल्यूम होगा 5 और यहाँ पर वॉल्यूम का होगा 0। तो ये देखो 0 वाली जो लाइन है उसके साथ ये कब जाके वॉल्यूम मीट किया? जब टेम्परेचर हुआ -273 डिग्री सेल्सियस, या दूसरे अल्फाज में इसी को हमने नाम क्या दिया? एब्सोल्यूट 0 का, या मैंने नाम दिया 0 केल्विन का नाम दे दिया। होप सो ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। फिर आप अगर नोटिस करें तो ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ पे लगा के दिखाई, ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि इट इज इम्प्रैक्टिकल टू अचीव, दैट्स व्हाई ये अनसर्टेनिटी जो होती है वो उसको शो कर रही होती है। फिर आपको ये बात लाजमी याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम जो है वो जब हम बढ़ाते चले जाएंगे तो जो कर्व होगी, जो स्ट्रेट कर्व है वो किस तरफ थोड़ी सी हो जाएगी, किसके क्लोज हो जाएगी? तो आपने कहना है जो वॉल्यूम होगा उसके क्लोज हो जाएगी। समझ आ गई बात? ये चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अब आपका एक आखिरी काम है, मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना है। आप लोगों ने बना के, नंबर मैंने आपको पहले बताया था, आपने मेरे को ग्राफ बना के देना है के एंड वॉल्यूम, के और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बना के मेरे को शेयर करो व्हाट्सएप के ऊपर, चार्ल्स लास्ट से रिकॉर्डिंग। क्लियर होगी बात? So this is all about the today lecture. Now if you have any sort of question you can ask right now on this contact number that I have already mentioned there,
and like this video, share this video, like, subscribe this channel. And I always said that what is the main thing? The main thing is that earn together, learn together, move forward together, and finally the development of Pakistan. Pakistan Zindabad.